8 साल पहले एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति ने स्पेस और टाइम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उस एक घटना की वजह से दूसरे वर्ल्ड के जीवों ने इस दुनिया पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक था और इतना भयानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स ने इंसानों को अपनी मर्जी से मारना शुरू कर दिया। वे बिना किसी दया के तबाही मचाते गए। इंसान उनके सामने बेबस थे और बहुत ही कम समय में इंसानों की पॉपुलेशन तेजी से घटने लगी। जो लोग इस भयानक तबाही में किसी तरह जिंदा बच पाए, उन्होंने इस पूरी घटना को मैजिकल वेव का नाम दिया। यही वो मोड़ था जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इस मैजिकल वेव के बाद धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा बदलाव आया। इसी बदलाव की वजह से इंसानों के सामने नई प्रोफेशंस सामने आईं, जिनसे लोगों को खास तरह की पावर मिलने लगी। अब लोग सिस्टम के अंदर अपनी रैंडम स्टार्टिंग टैलेंट को अवेकन कर सकते थे। टैलेंट के अवेकन होते ही वे अलग अलग प्रोफेशन चुन सकते थे। एक बार जब कोई प्रोफेशन चुन ली जाती तो उसकी स्किल्स असली दुनिया में भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। जिस इंसान में जो टैलेंट जागती थी, वही उसकी पूरी किस्मत तय करती थी। उसी पल से इंसानों ने जीने और लड़ने का पुराना तरीका छोड़ दिया और एक बिल्कुल नया रास्ता अपना लिया। इसी नए युग में जंग सिटी में पहली वोकेशनल एकेडमी सामने आई। इस एकेडमी का मकसद था आने वाली यंग जनरेशन को भविष्य की जिंदगी और लड़ाइयों के लिए तैयार करना। उस दिन एकेडमी के प्रिंसिपल सामने खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ आपस में जोड़ रखे थे और छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि वे पहली प्रोफेशनल एकेडमी के सारे थियोरेटिकल कोर्सेज पास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उनकी टैलेंट्स अवेकन होने वाली हैं। उस आदमी ने यंग स्टूडेंट्स को अंदर आने के लिए कहा और भरोसे के साथ जोड़ा कि सालों की ट्रेनिंग के बाद वे अब पूरी तरह तैयार हैं सच्चे प्रोफेशनल्स बनने के लिए। उसने यह भी कहा कि इन युवाओं के पास इंसानियत की रक्षा करने की पावर है, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को सैक्रिफाइस ही क्यों न करना पड़े। बुजुर्ग आदमी ने आगे बताया कि जिन छात्रों के नाम नंबर के हिसाब से पुकारे जाएंगे, उन्हीं की टैलेंट अवेकनिंग कराई जाएगी। इसी बीच पहली प्रोफेशनल एकेडमी का छात्र लिन नाइट अपने मन में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में इतने साल बिताने के बाद आखिरकार वो लॉन्ग अवेटेड दिन आ ही गया है जब उसकी टैलेंट अवेकन होगी। टैलेंट्स की रेयरिटी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये कई अलग अलग टाइप्स में बंटी होती हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाली टैलेंट्स कॉमन होती हैं। उसके बाद आती हैं रेयर टैलेंट्स, और ये रेयर टैलेंट्स ज्यादातर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलती हैं। इन सब के ऊपर होती है लेजेंडरी टैलेंट, जो हर किसी को नहीं मिलती, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा यंग एज में ही मिले। यही बात डिवाइन टाइप की टैलेंट्स पर भी लागू होती है। ऐसी टैलेंट्स यूं ही नहीं मिलती। इन्हें पाने के लिए लंबी और बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जहां तक फैंटास्टिक की बात है, तो इंसानियत के अवेकन होने के बाद से वो कभी सामने ही नहीं आई थी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग मानते थे कि फैंटास्टिक जैसी चीज अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई है। इस समय सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली प्रोफेशंस में सॉर्ड्समैन और मेज सबसे ऊपर थे। इनके बाद असैसिन्स, समनर्स और वॉरियर्स आते थे। लेकिन इन सब प्रोफेशंस के बीच एक प्रोफेशन ऐसा भी था जिसे सबसे ज्यादा नीचा समझा जाता था, और वो था प्रीस्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल कॉपीज में अगर टीम में कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हो तो मेज और समनर मिलकर प्रीस्ट की पूरी रोल निभा सकते थे। उन्हें हीलिंग और सपोर्ट के लिए प्रीस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और ऐसे में प्रीस्ट्स को मजबूरी में टीम के पीछे छिपकर रहना पड़ता था। उनका काम बस इतना रह गया था कि वो एक्सपीरियंस लेते रहें और कभी कभार हीलिंग कर दें। धीरे धीरे प्रीस्ट्स पूरी टीम के लिए मजाक का विषय बन चुके थे। कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता था। इसी दौरान लिन नाइट की आस्तीन किसी लड़की ने हल्के से खींची। उसने लिन से पूछा कि क्या उसने अपनी प्रोफेशन डिसाइड कर ली है। यंग मैन हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसने पहले ही कहा था कि अभी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। उसे तभी पता चलेगा कि कौन सी प्रोफेशन उसके लिए सही है जब वो अपनी टैलेंट को ट्राई करेगा। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसका नाम सू मूमू था। वो भी पहली प्रोफेशनल एकेडमी की स्टूडेंट थी। थोड़ा पीछे खड़े कुछ गाइज सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा कि गॉडेस मूमू आज पहले से भी ज्यादा गॉर्जस लग रही है। हमारे हीरो ने ये बातें सुन ली। उसने प्यार से लड़की के सिर पर अपना हाथ रख दिया। मूमू ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। एलिन ने एक आंख सिकोड़कर उन यंग मैन की तरफ देखा जो उसकी ब्यूटी पर चर्चा कर रहे थे। वो गाइज ये देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उनकी भौहें चढ़ गईं और उन्होंने चिल्लाकर नाइट से कहा कि वो उसे तुरंत छोड़ दे। लिन लड़की के साथ आगे की तरफ चल पड़ा। पीछे खड़े गाइज ने ताना मारते हुए कहा
कि लिन एकदम लोआइफ है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये यंग मैन हमेशा खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। उसने ये भी जोड़ा कि उसे बहुत क्यूरियोसिटी है ये देखने की कि आखिर लिन को कौन सी टैलेंट मिलेगी। सू ने ये सब सुन लिया। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और गुस्से में उन गाइज पर चिल्लाई कि थोड़ा स्लो डाउन करो। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने जोर से आवाज लगाई कि 1001वें वैंग शुआई की टैलेंट अवेकन हो गई है। बताया गया कि उसे एक बहुत ही रेयर टैलेंट मिली है और वो एक बहुत पावरफुल टैलेंट है जो स्ट्रेंथ स्किल्स में पूरे 50 का बूस्ट देती है। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया रेयर टैलेंट। उसने कहा कि ये टैलेंट पावर वॉरियर प्रोफेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही ये भी कहा कि वो हैंडसम लड़का इस चैलेंज में जरूर सबसे बेस्ट निकलेगा। हमारा हीरो इन सारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह वहीं था। वो काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में कुछ सोचता रहा, जैसे किसी गहरी बात में डूब गया हो। कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा कि वो सच में जानना चाहता है कि वो गाय भगवानों को इतना ज्यादा पसंद क्यों है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है। तभी लिन ने पास खड़ी मूमू के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही शांत तरीके से लड़की से कहा कि इन सब गाइज की बातों को इग्नोर कर दो, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मूमू यह सुनकर थोड़ी शर्मा गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये यंग मैन दूसरों की ओपिनियंस और बातें कभी सीरियस क्यों नहीं लेता और हर बार इतनी आसानी से उन्हें नजरअंदाज कैसे कर देता है। वो धीरे धीरे कुछ स्टेप्स आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नाइट की तरफ देखा, जैसे उससे कुछ पूछना चाहती हो। नाइट कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी भौहें सख्त हो गईं, चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने कम लेकिन पक्के शब्दों में जवाब दिया कि यही इकलौता तरीका है जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहते ही उस यंग मैन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे अपने पिता और माँ याद आ गए, जो उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ओपन शेल्टर की तरफ जान बचाकर भाग रहे थे। उस वक्त उसके पिता बच्चे को कसकर पकड़े हुए थे और उसे लगातार शांत कर रहे थे। वो कह रहे थे, डरो मत, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। लेकिन उसी समय मॉन्स्टर ठीक उनके पीछे था। उसकी सांसें इतनी करीब थीं कि मौत सिर पर महसूस हो रही थी। कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक उसके पिता जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ एक पल में बदल गया। बच्चा डर के मारे जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगा। मॉन्स्टर अब पूरी तरह उसके पिता के पास पहुंच चुका था। फिर भी आखिरी ताकत जुटाकर पिता ने छोटे लड़के को आदेश दिया कि वो बिना रुके अंदर की तरफ तेज दौड़े, पीछे बिल्कुल न देखे। उसी वक्त माँ भी मॉन्स्टर के जॉज में फंस चुकी थी। दर्द और डर के बीच वो पूरी ताकत से चिल्लाई, बच्चे, किसी भी हाल में जिंदा रहना। कुछ समय बाद जब सब शांत सा हो गया, बच्चे ने दूर से किसी की आवाज सुनी। कोई कह रहा था कि कुछ सर्वाइवर्स अभी जिंदा हैं और उन्हें जल्दी से अंदर लाना जरूरी है। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को पुकारा, उम्मीद थी कि शायद जवाब आए। लेकिन तभी एक वुमन उसके पास आई। उसने उसे अपने पास खींचा और कहा कि अब से वो उसकी फैमिली है और उसे उनके साथ घर चलना होगा। वर्तमान में लौटते हुए गाय ने मूमू को बताया कि यही इकलौता तरीका है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसी पल अचानक स्कोरबोर्ड पर उसका नंबर और नेम पॉप अप हो गया। उसने मूमू को देखा और कहा कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उसकी टर्न आ चुकी है। मूमू वहीं खड़ी रह गई, थोड़ा पजल्ड, थोड़ा घबराई हुई। इसके बाद हमारा हीरो उस ह्यूज अरीना में कदम रखता है। अरीना इतना बड़ा था कि सामने का सिरा साफ दिख भी नहीं रहा था। चारों तरफ से गोल्डन लाइट फैल रही थी। पूरी जगह चमक रही थी जैसे कोई पवित्र स्थान हो। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया हो। वो हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने चारों ओर देखते हुए पूछा कि क्या यही वो जगह है जहां टैलेंट्स अवेकन होते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक व्हाइट और रेड ड्रैगन हवा में हॉवर करता हुआ दिखाई दिया। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल भारी हो गया। अगले ही पल लिन जोर से चिल्ला उठा। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया हो, हर नस में झटका दौड़ गया हो। फिर उसकी आंखों के सामने टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था कि उसे हेवन एंड अर्थ कन्वर्शन नाम का फैंटास्टिक टैलेंट मिला है। उसे तुरंत सजेस्ट किया गया कि इस टैलेंट को हाइड करके रखा जाए क्योंकि ये टैलेंट पहले कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गाय ने बिना ज्यादा सोचे इस बात पर अग्री कर लिया। कन्वर्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ लेवल 1 यह टैलेंट विल्डर की सभी स्किल्स को ओवरराइड करता है और उन्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बना देता है।
साथ ही विल्डर अपनी स्किल्स को फ्रीली एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है। अगर फ्यूचर में इसे हायर लेवल तक अपग्रेड किया गया तो यह स्किल्स की नेचर तक चेंज कर सकता है। अभी का एनहांसमेंट इफेक्ट माना कंजम्पशन रिड्यूस्ड हो गया। इस फैंटास्टिक टैलेंट का जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट था वो बेहद अलग और खतरनाक था। इसमें जो भी बफ्स होते थे वो सीधे डेबफ्स में बदल जाते थे और जो डेबफ्स होते थे वो उल्टकर बफ्स बन जाते थे। इस टैलेंट को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसकी पर्सनल लेवल को 10 तक बढ़ाया जाए, तब जाकर वह अपने ऊपर लगे सभी इफेक्ट्स को अनडू कर सकता था और इस फैंटास्टिक टैलेंट को फ्रीली स्विच कर सकता था। ये सब समझते ही उस गाय को अचानक एहसास हुआ। उसने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो उसे ओवरपावर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और बात आई। उसने सोचा कि अगर कोई नॉन स्किल अटैक करे, जैसे बेसिक स्ट्राइक्स, या अगर किसी प्रीस्ट ने उसे हील कर दिया तो उसकी इनवल्नरेबिलिटी टूट सकती है और उसे सीधे नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह थी कि उस गाय ने तय किया कि इस टैलेंट को हाइड करना बेहद जरूरी है। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ जोर से मुट्ठी में भींच लिया। इसके बाद वह अरीना से बाहर निकल आया और सबके सामने बोला कि उसका नंबर 1128 है और उसकी अवेकन टैलेंट हिडन है। यंग मैन ने मूमू से कहा कि वो उसे ऐसे न देखे क्योंकि उसकी टैलेंट अभी भी एक सीक्रेट है। स्क्वायर में खड़े लोग ये सुनते ही बातें करने लगे। कुछ कहने लगे कि लिन की टैलेंट जरूर कोई शेमफुल टैलेंट होगी, तभी उसने उसे हाइड किया है। किसी ने जोड़ा कि एक लोली इंसान को लोली टैलेंट ही मिलती है। कुछ और लोग बोले कि ये गाय तो एक लूजर है। लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अब आगे बढ़कर प्रोफेशन चूज करनी चाहिए। इसके बाद मूमू से कहा गया कि अब वो आगे बढ़कर अपनी प्रोफेशन चूज कर सकती है। जो स्टूडेंट्स पहले ही अपनी टैलेंट अवेकन कर चुके थे, उन्हें गॉडेस स्टैचू के जरिए प्रोफेशन चुननी थी। हमारा हीरो आगे बढ़ा। तभी अनाउंसमेंट हुई कि अगला स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए आगे आ सकता है। उसी पल उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि उसे अपनी मनपसंद प्रोफेशन चुनने का अधिकार है। नाइट ने सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अगर किसी स्किल को एक हद तक इनविंसिबल कहा जाए तो हेवन एंड अर्थ रिवर्सल सच में एक डिवाइन स्किल थी। उसने सामने देखा और सोचा कि अगर उसे अपनी टैलेंट की पावर का पूरा फायदा उठाना है तो उसे अपनी वीकनेसेस को कवर करना होगा और सही प्रोफेशन चुननी होगी। तभी लिन के सामने एक और मैसेज आया जिसमें उससे उसकी प्रोफेशन को कंफर्म करने के लिए कहा गया। उससे ये भी पूछा गया कि क्या वह सच में प्रीस्ट चूज कर रहा है। ये उस सेशन का पहला स्टूडेंट था जिसने प्रीस्ट बनने का फैसला किया था। यंग मैन मुस्कुराया और बोला कि हाँ, यही सही है, वो सच में प्रीस्ट बनना चाहता है। अचानक चारों तरफ पीली रोशनी फैल गई। पूरा माहौल येलो लाइट से इल्यूमिनेटेड हो गया। रिपोर्ट्स आने लगीं कि ऑक्यूपेशन चेंज कंफर्म हो चुका है। कुछ ही पल बाद यंग मैन ने पढ़ा कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो गया है। ये पढ़ते ही वह अंदर से बहुत खुश हो गया। म्यूजिक। तभी हमारे हीरो के सामने एक और मैसेज दिखाई दिया। अब वह अपने स्टेटस और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देख सकता था। यंग मैन ने हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखा क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा कि अब वह हेवन एंड अर्थ रिवर्सल स्किल को ट्राई करके एक्टिवेट करेगा। तभी सिस्टम विंडो एक बार फिर उसके सामने दिखाई दी जिसमें हीलिंग आर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। नाइट हल्का सा मुस्कुराया। उसके दिमाग में ये बात साफ हो गई कि यह स्किल डैमेज देने के बजाय हेल्थ को रिड्यूस करने के रूप में काम करती है। इसका मतलब यह था कि यह प्रोटेक्टिव आर्मा को रेजिस्ट नहीं करेगी और ऐसे में यह लगभग ट्रू डैमेज के बराबर बन जाती है। उसे यह सोचकर और भी अच्छा लगा कि उसके पास क्लेयरवॉयंस की आर्ट भी है, क्योंकि एक मामूली सा माना लीक भी मेजेस के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है और इससे उनकी छुपी हुई वीकनेसेस सामने आ सकती हैं। लेकिन यंग मैन ने खुद को याद दिलाया कि उसे अभी भी हीलिंग स्किल्स या एलाइड बफ्स के मामले में सावधान रहना होगा, क्योंकि हेवन एंड अर्थ सर्कुलेशन टैलेंट के साथ ऐसी चीजें मदद करने से ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचा सकती थीं। सीढ़ियों के पास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि कुछ लोगों ने प्रीस्ट प्रोफेशन चुनी है और उनका मानना था कि जरूर कोई कावड़ होगा जो अपनी टीम की पीठ के पीछे छुपना चाहता है। उसी समय ये भी चर्चा फैल गई कि सुमू ने एक लेजेंडरी टैलेंट अवेकन की है जिसका नाम बायोनिक टीयर्स है। इस टैलेंट की खासियत यह थी कि वह दूसरी दुनिया से स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे लड़वा सकती थी। लोगों के बीच लड़की की लेजेंडरी टैलेंट को लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई।
सब लोग यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि उसने कौन सी प्रोफेशन चुनी है। लड़की गॉडेस स्टैचू के पास पहुंची। उसी पल उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया जिसमें उससे पूछा गया कि वह कौन सी प्रोफेशन परस्यू करना चाहती है। सू ने ज्यादा देर नहीं सोचा। वह बहुत सीरियस थी और तुरंत जवाब दिया कि वह मजिशियन प्रोफेशन चुन रही है। लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा कि एक मेज के पास लेजेंडरी टैलेंट होना वाकई बहुत बड़ी बात है। आखिरकार इससे प्रोफेशनल अलायंस का एक पूरा और मजबूत मेंबर बनने की पूरी पोटेंशियल होती है। एकेडमी के हेड मास्टर ने यह सब देखते हुए कहा कि उसे किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी भी स्टूडेंट ने प्रीस्ट प्रोफेशन नहीं चुनी थी। सब यंग मैन उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगे। वहीं हमारा हीरो, जो अब एक प्रीस्ट बन चुका था, बिल्कुल चुप रहा। हेडमास्टर के पास खड़े किसी व्यक्ति ने कहा कि नाइट ने शायद मजबूरी में, मन न होते हुए भी प्रीस्ट प्रोफेशन चुनी है, लेकिन हेडमास्टर ने बस अपनी दाढ़ी सहलाई और कुछ नहीं कहा। अचानक मूमू बिजली की रफ्तार से हमारे हीरो की तरफ उड़ती हुई आई और उसका नाम जोर से पुकारा। फिर उसने थोड़ा शांत होकर बताया कि उसने मेज बनने का फैसला किया है। म्यूजिक इसके साथ ही उसने कंपटीशन में साथ चलने का प्रस्ताव भी रखा। यंग मैन ने इनविटेशन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। यह सुनकर लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसने ध्यान से उस गाय को देखा और पूछा कि वह क्या प्लान कर रहा है। उसी समय अचानक एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें बताया गया कि ले वुल्व्स बिगिनर कंपटीशन अब शुरू हो चुकी है और जिन स्टूडेंट्स ने टैलेंट अवेकनिंग और करियर चेंज पूरा कर लिया है वे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तभी एक लड़का नाइट के पास आया और उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए मूमू से बात कर सकता है। उसने कहा कि वह मूमू को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देना चाहता है। उसने ये भी जोड़ा कि अगर यंग मैन उसके ऑर्डर्स फॉलो करे तो वह उसे भी अपनी टीम में ले सकता है। भीड़ में खड़े किसी आदमी ने कहा कि अगर भगवान का हाथ उसके सिर पर न होता तो वे उससे कभी इतनी शालीनता से बात भी नहीं करते। लेकिन लिन ने बिना एक पल सोचे तुरंत मना कर दिया। इस पर कुछ लोगों ने उसे अनग्रेटफुल तक कह दिया। एकेडमी के डायरेक्टर ने आंखें हल्की सी सिकोड़ी और कहा कि कंपटीशन में टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। उसने ये भी जोड़ा कि चाहे किसी के पास कितना ही ज्यादा टैलेंट क्यों न हो, डीमंस की भीड़ के सामने अकेले टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स ने अपनी गर्दन घुमाकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा। भीड़ में से किसी ने उसे हेलो कहा और हेडमास्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि डीमंस के सामने किसी भी तरह के मतभेद भूल जाने चाहिए। लिन ने बहुत शांति से जवाब दिया कि उनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। उसने बस इतना कहा कि उसका मानना है कि सोलो जाने से एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स ज्यादा मिलते हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक प्रीस्ट अकेले कैसे काम कर सकता है। उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर टीम्स बदली जा सकती हैं, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी कोई मजाक नहीं है। कंपटीशन में जो कुछ भी होता है उसका असर असली दुनिया में भी पड़ता है। नाइट ने डायरेक्टर को धन्यवाद दिया, लेकिन साफ शब्दों में कहा कि वो फिर भी अकेले ही जाएगा। वो वहां से चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने मन ही मन सोचा कि लेवल अप करने के लिए उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। उसे ये भी एहसास था कि जब तक वह अपनी डिवाइन टैलेंट दूसरों के सामने नहीं लाएगा, उसकी पावर पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। पीछे खड़ा वो बुजुर्ग आदमी सोच में पड़ गया कि लिन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। इसी बीच यंग मैन के सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। वो उसे बड़े ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था कि बिगिनर ट्रायल कंपटीशन खतरनाक है और इसे टीम में करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अकेले जाना चाहता है, तो हमारे हीरो ने बिना झिझक हाँ में जवाब दिया। अगले मैसेज में उसे बताया गया कि फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स ट्रायल बिल्कुल आसान नहीं है और नए प्लेयर्स को इसे टीम में ही करना चाहिए। मैसेज में ये भी चेतावनी दी गई कि जंगल में ब्लडथर्स्टी वुल्व्स हैं। अगर वे उसे चारों तरफ से घेर लें तो वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। लिन ने सोचा कि फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल लेवल है। टीम में जाकर लॉसेस से बचा जा सकता है और अगर कोई बी रेटिंग भी हासिल कर ले तो वो पहले ही सबसे अच्छा रिजल्ट माना जाता है। उसे याद आया कि उस जंगल के बीचों
बीच एक हीलिंग स्प्रिंग है जहां सभी प्रोफेशनल्स अपनी हेल्थ वापस पा सकते हैं। यही जगह न्यूकमर्स को सुरक्षित रखती है, लेकिन इसी वजह से प्रीस्ट की वैल्यू और भी कम हो गई थी। जो लोग रिस्क लेते हैं वो रास्ते में वुल्व्स को मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने पीछे खींचते हैं। नाइट ने अपने मन में सोचा जैसे ही उसने अपने अपोनेंट्स को पास आते देखा। यंग मैन ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि कुछ प्लेयर्स लालच में जंगल के और अंदर चले जाते हैं, फॉरबिडन एरियाज में घुस जाते हैं और ऐसे मामलों में उनकी मौत तय होती है। लेकिन जब उसके पास एक डिवाइन टैलेंट है तो वह किसी ऑर्डिनरी रेटिंग से कैसे संतुष्ट हो सकता है। हमारे हीरो ने अपने सारे विचार समेटे और खुद से साफ तौर पर समझ लिया कि म्यूजिक उसे हर हाल में लेजेंडरी फॉरबिडन लैंड्स तक पहुंचना ही होगा। वुल्फ फॉरेस्ट की गहराइयों में वहां रहने वाले जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार वही उस जंगल के असली मालिक थे। यंग मैन ने अपने सामने खड़े अपोनेंट्स को देखा। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया और उसने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कुछ ही सेकंड्स बीते थे कि पहला वुल्फ उस पर झपट पड़ा। वो सबसे बहादुर था। गाय ने बिना देर किए हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। उस रैप्टर को 50 पॉइंट्स का रिवर्स डैमेज लगा और वह अब कोई थ्रेट नहीं रहा। एक और वुल्फ तेजी से लयू की तरफ दौड़ा, लेकिन उस नए वुल्फ के अटैक से निपटना भी आसान रहा और उल्टा उसे हेल्थ पॉइंट्स मिल गए। गाय ने तुरंत रिवर्स मोड एक्टिवेट किया। उसने रिवर्स क्लेयरवॉयंस टेक्निक और फिर इम्प्रिजनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। तभी उसके सामने एक मैसेज आया कि उसने 30 माना पॉइंट्स खर्च कर दिए हैं। उसने पढ़ा कि यह एबिलिटी अपोनेंट की माना को साफ कर देती है, जिससे टारगेट हिल भी नहीं सकता। यंग मैन ने वुल्फ को देखा और सोचा कि ये इम्प्रिजनमेंट टेक्निक वाकई काफी इफेक्टिव है। वह वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि एक और प्रेडेटर उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हमारे हीरो ने बिना समय गंवाए फिर से हीलिंग टेक्निक अप्लाई कर दी, क्योंकि वुल्फ उससे बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर ही रह गया था। तुरंत नाइट के सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि दुश्मन को फिर से 50 पॉइंट्स का रिवर्स डैमेज दिया गया है। यंग मैन ने उन वुल्व्स को देखा जो अब शांति से एक तरफ पड़े हुए थे। उसने मन ही मन सोचा कि एक मॉब उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। अगर वह इस पूरे सर्कल के सारे मॉब्स को खत्म कर देता है तो उसे कम से कम लेवल 4 जरूर मिल जाएगा। लेकिन उसका असली टारगेट कुछ और ही था। वो था इस इलाके का लास्ट हिडन बॉस, और भले ही लेवल में 1 का फर्क हो, उसे इससे कोई समस्या नहीं लग रही थी। उसी समय लिन की पीठ के पीछे एक वुल्फ था जो पहले से ही उस पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी आंख के कोने से गाय ने मॉन्स्टर को देख लिया। उसने बिना एक पल गंवाए उस पर रिवर्स डैमेज डाल दिया और खुद को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और मन ही मन सोचा कि उसने इस दिन के लिए पूरी तरह तैयारी की थी। उसे अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी ये नहीं सोचता कि तुम किस लेवल के हो, वो बस मारने आता है। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें बताया गया कि रिवर्स मोड डिसेबल हो चुका है म्यूजिक। इसलिए उसने फैसला किया कि अब क्लेयरवॉयंस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। अगले ही मैसेज से प्लेयर को पता चला कि वह लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है और उसके सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। म्यूजिक लिन को 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उसने बिना सोचे सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। गाय ने अपनी एबिलिटी के बारे में सोचा, वह बिना नुकसान पहुंचाए हील कर सकता है और साथ ही उसका माना भी लगातार रिकवर होता रहता है। इसी दौरान एकेडमी के डायरेक्टर बोल रहे थे कि स्कूलिंग के दौरान एक खास एरिया ऐसा है जहां जाना मना है। वो इस बात से हैरान थे कि प्लेयर बॉस से लड़ना चाहता है। उन्होंने सोचा कि हमारा हीरो जानबूझकर मौत की तरफ नहीं जा रहा है। इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसकी हिडन टैलेंट लेजेंडरी लेवल की है या शायद उससे भी ऊपर। हेड आदमी ने कहा कि अगर प्लेयर अभी अपनी टैलेंट अनलीश नहीं करना चाहता तो उन्हें दूसरे वर्दी कैंडिडेट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी उसे उम्मीद थी कि नाइट जिंदा वापस आए। प्रिंसिपल के पास खड़े गार्ड ने कहा कि वह इस गाय के रिकॉर्ड तोड़ने पर दांव लगा रहा है। उसने ये भी पूछा कि क्या ओल्ड मैन ने कहा था कि लड़की भी एक वर्दी कैंडिडेट है। वो बात सुमू की हो रही थी। कहा गया कि वह ऐसी लड़की है जो शायद गॉडेस की इमेज को तुरंत शैटर कर दे। उधर सुमू ने लाइटनिंग फास्ट डिसीजन लिया। उसने जोर से चिल्लाकर गाइज को अपने पीछे आने को कहा। उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत बायोनिक टीयर्स जैसी स्किल इस्तेमाल कर दी। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक और स्पेशल स्किल यूज करने का फैसला किया, फ्रॉस्ट फ्लैश। इसके बाद मॉन्स्टर्स प्लेयर्स के लिए कोई खतरा नहीं रहे। वुल्व्स उड़ते हुए दोनों तरफ जा गिरे। मूमू ने भौहें सिकोड़ीं, होंठ भींचे और खुशी भरी आवाज में कहा कि अब वे सेफ हैं। डायरेक्टर, जो उसे ध्यान से देख रहा था, बोला कि ये बुरा नहीं है। उसके स्टाफ मेंबर ने कहा कि सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करना
और कॉम्बैट एक्सपीरियंस न होना ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। इधर हमारा हीरो लेवल 3 पर प्रमोट हो चुका था। उसने पॉइंट्स कलेक्ट किए और सोचा कि स्पीड बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक है। उसने मन में हिसाब लगाया कि अगर वह स्टील मॉब्स को मारता रहा तो जल्दी ही लेवल 4 पर पहुंच जाएगा। तभी अचानक यंग मैन ने कुछ सरसराहट की आवाज सुनी। वह रुक गया और सिर घुमाकर देखने लगा। लिन धीरे धीरे उस बुश के पास गया जहां से आवाज आ रही थी। उसे लगा कि यही वजह है और तभी उसने देखा हिलक के ऊपर कई वुल्व्स खड़े हुए थे। उन सबके बीच सबसे आगे था एक खतरनाक अस्तित्व, वुल्फ किंग का डार्क डिसेंडेंट। गाय को सामने आए सिस्टम मैसेज से पता चला कि यही वुल्फ फॉरेस्ट का रूलर है और स्वभाव से बेहद फरोशस है। म्यूजिक, ये जो भी जीव इसके सामने आता है उस पर बिना सोचे हमला कर देता है। क्योंकि यह एक हिडन बॉस है इसलिए इसे टेक्स्ट बुक्स में फॉरबिडन मॉब के तौर पर दर्ज किया गया था। कई स्टूडेंट्स इसे हराने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो चुके थे। कई फ्यूचर हीरोज तक इसके दांतों का शिकार बन चुके थे। इसी वजह से एकेडमी ने इस पूरे इलाके को फॉरबिडन प्लेसेस की लिस्ट में डाल दिया था। नाइट ने सोचा कि वाइल्ड वुल्व्स हमेशा किंग के आसपास ही घूमते रहते हैं, लेकिन वह यह भी समझता था कि वुल्व्स किसी भी नॉर्मल जानवर की तरह समय समय पर आरामदायक जगह ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं और सारे झंझट खत्म होने के बाद वापस देन में नहीं लौटे। यंग मैन जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब वुल्व्स अलग अलग निकलते हैं तो उन्हें 1 बाय 1 एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। तभी क्लियर्स थ्रोट एक सिस्टम मैसेज उसके सामने आया जिसमें लिखा था कि उसने एक वाइल्ड वुल्फ को रिवर्स डैमेज दे दिया है। उसने मन ही मन सोचा कि जो मॉब्स आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं वही उसके लिए सबसे अच्छे ब्लड बैग्स हैं, क्योंकि जैसे ही वह उनसे एक्सपीरियंस ले लेगा वह सीधे डार्क डिसेंडेंट ऑफ द वुल्फ किंग पर सोलो जा सकेगा। जैसे जैसे किंग के सबऑर्डिनेट्स कम होते जा रहे थे वैसे वैसे लिन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और तभी अचानक उसके सामने एक और सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। वह अब लेवल 4 पर पहुंच चुका था। उसी पल वुल्फ किंग का डार्क डिसेंडेंट अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज किसी ईल जैसी तेज और डरावनी थी। वह बुरी तरह गुस्से में था। यंग मैन हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि शायद अब उसे समझ आ गया है कि आखिर क्या कमी थी। उसने अपने अपोनेंट की तरफ देखा और जैसे उसे बता रहा हो कि अब फाइनल गेम शुरू होने वाला है। वह पहले ही वुल्फ किंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देख चुका था। गाय को अच्छी तरह पता था कि इसके स्टैट्स नॉर्मल वुल्फ से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन हमारा हीरो पीछे हटने वाला नहीं था। उसके अपोनेंट्स उस पर गुर्राने लगे, लेकिन इससे लिन जरा भी नहीं रुका। उसने सोचा कि वुल्फ किंग के अटैक्स असल में उसके रिसोर्सेज ही रिप्लेनिश कर रहे हैं। अगर किंग यूं ही अटैक करता रहा तो वह बस खड़ा रहकर ही उसे सीधा कर देगा। वुल्फ किंग ने अपनी आंखें तरेड़ दी। उसने अपने दांत नंगे कर दिए और जोर जोर से सांस लेने लगा, क्योंकि लड़ते लड़ते वह थक चुका था। अचानक यंग मैन के सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि टीएमओ रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। ये देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि रिचार्ज इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसी पल एनिमी की आंखें चमक उठीं। वुल्फ किंग ने जोर से दहाड़ लगाई। पूरी जगह गूंज उठी। फिर एक और मैसेज आया कि वुल्फ किंग बेसिक अटैक करने जा रहा है, क्लॉर स्ट्राइक। लेकिन इससे गाय जरा भी परेशान नहीं हुआ। वह पूरी तरह फोकस था और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। वुल्फ किंग ने छलांग लगाई और कुछ मीटर की दूरी से हमारे हीरो पर झपटा। यंग मैन ने शांति से उसकी तरफ देखा और जैसे पूछ रहा हो कि क्या प्रेडेटर को अब समझ आया। फिर उसने ठंडे अंदाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मॉन्स्टर पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। यंग मैन वुल्फ किंग से लड़ता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अगर इस वक्त इसके साथ पूरा वुल्फ पैक होता तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। उसने सामने ध्यान से देखा और इस बात से खुश हुआ कि उसका एनिमी बिल्कुल अकेला है। कुछ देर बाद उसके सामने एक बड़ा सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। डार्क वुल्फ किंग को मारने पर 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और लेवल बढ़कर 5 हो जाता है। यंग मैन ने आगे पढ़ा कि उसने फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और रिवॉर्ड में उसे एक ब्रॉन्ज चेस्ट मिला है। फिर एक और मैसेज आया कि इस पूरे फाइट में उसकी कोई भी स्किल डैमेज नहीं हुई। उसकी रेटिंग भी बढ़ा दी गई थी। अब उसकी रेटिंग लेवल 555 हो चुकी थी। हमारे हीरो ने खुद से कहा कि अगर रिवर्स हीलिंग को डैमेज डीलिंग स्किल माना जाता तो शायद उसे अब तक SSS रेटिंग मिल चुकी होती। उधर एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि किसी ने फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स चैलेंज पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने सारे हिडन अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए थे और उसे बहुत हाई रेटिंग मिली थी। ये खबर सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब आपस में चर्चा करने लगे
कि आखिर वो कौन हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। प्रिंसिपल ने कहा कि वो स्टूडेंट अनमैच्ड और यूनिक है। फिर उसने याद करते हुए कहा कि जितना उसे याद है सिर्फ लिन नाइट ने ही उन लैंड्स में जाने की हिम्मत की थी। उसके असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आखिर एसएसएस रेटिंग पाने की मेन कंडीशन ये होती है कि लेवल बिना डैमेज लिए क्लियर किया जाए, और सोलो जाकर बिना डैमेज के ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मूमू भी सोच में पड़ गई। वह सोच रही थी कि वो गाय इतना हाई लेवल हासिल कैसे कर पाया। बाकी प्लेयर्स आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग यंग मैन को लेकर चिंतित थे, लेकिन वो आराम से उस जंगल से बाहर निकल रहा था जो अब उसके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रह गया था। उसने खुद से कहा कि शायद आज उसकी किस्मत अच्छी थी। फिर उसने फैसला किया कि जो चेस्ट उसे रिवॉर्ड में मिला है उसे अब खोलना चाहिए। उसने चेस्ट खोला। तुरंत उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया। उसे एक सिल्वर लेवल स्किल बुक मिला है और साथ ही सिल्वर इक्विपमेंट भी। लेकिन रिवॉर्ड्स यहीं खत्म नहीं हुए थे। गाय को एक शैडो दगर भी मिली। मैसेज में लिखा था कि यह दगर अटैक पावर बढ़ाती है और मार्क्समैनशिप को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद गाय ने एक और एक्टिव स्किल सीखना शुरू किया, डिवाइन हीलिंग। ये स्किल अपने आसपास लगभग 1 दर्जन मीटर के अंदर मौजूद सभी एलाइज को सेक्रेड पावर से ब्लेस करती है। यंग मैन ने सोचा कि इस स्किल का कूलडाउन काफी लंबा है और माना कॉस्ट भी ज्यादा है, लेकिन उसने ये भी समझा कि कम से कम अर्ली स्टेज में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसे ये बात साफ दिख रही थी कि इतनी हाई डैमेज वाली आओई बर्स्ट अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा खतरनाक अल्टीमेटम स्ट्राइक साबित होती है। हमारे हीरो के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थीं। वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के बारे में ही नहीं सोच रहा था, बल्कि अपनी एंट और अंकल के बारे में भी सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि हमेशा उन्हीं पर बोझ बनकर बैठा रहे। उसी समय लिन के सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसके पास 5 स्पेयर पॉइंट्स हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि ये पॉइंट्स कितने यूजफुल होते हैं और ये सॉस कितना रेयर है। गाय सामने देखते हुए सोचने लगा कि सिर्फ एसएसएस लेवल तक पहुंचने पर ही एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे हीरो ने बिना ज्यादा सोचे फैसला कर लिया। उसने सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आज से वह सबसे बेहतरीन मेज और सबसे ब्रूटल डिजास्टर प्रीस्ट बनेगा। उधर स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद कोई एसएसएस रैंक्ड टीम गेट से बाहर निकलने वाली है। गेट से एक सिलुएट दिखाई देने लगी। धीरे धीरे सबको साफ दिखने लगा कि वो सिर्फ एक ही इंसान है। जैसे ही लोगों ने ध्यान से देखा, उन्होंने पहचान लिया वो लिन नाइट था। सब लोग हैरान रह गए। चारों तरफ बातें होने लगीं कि बाकी लोग तो अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। भीड़ में से किसी ने कहा कि वे हिडन रिवॉर्ड्स देखना चाहते हैं। सुमामू पूरी ताकत से हमारे हीरो की तरफ दौड़ी। वो हांफते हुए उसके पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या सच में ये वही है। कुछ गाइज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे लूजर कहते थे उसने इतना शानदार काम कर दिखाया है। किसी ने ये भी नोटिस किया कि गाय खाली हाथ बाहर आया है। कुछ यंग मैन उसके पीछे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में सफल हुआ है। तभी नाइट ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में उसकी डैगर चमक रही थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने प्रोफेशन बदलकर अससिन चुना हो। फिर उसने जोड़ा कि उसके पास एक्सेलेंट क्वालिटी का वेपन है। भीड़ में से किसी प्लेयर ने पूछा कि उसे ये कैसे मिला, क्योंकि वो साफ तौर पर सिल्वर ग्रेड वेपन लग रही थी। लिन ने बस इतना पूछा, चाहिए क्या ये दगर। ये सुनते ही कई गाइज बोलने लगे कि उन्हें चाहिए। हमारे हीरो ने सोचा कि जो 50 की ऑफर आई है वो प्रीमियम वेपन के लिए एक ठीक ठाक प्राइस है। उसने सबके सामने कहा कि वह 50 में दगर बेचने को तैयार है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगे और तभी लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वह 100 में ये वेपन खरीदने को तैयार है। वहां मौजूद सारे प्लेयर्स पूरी तरह हैरान रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि एक नॉर्मल फैमिली की साल भर की इनकम सिर्फ 10 कॉइन्स होती है। ऐसे में 100 कॉइन्स जमा करना बहुत लंबा समय लेता है। ये रकम उनके लिए लगभग नामुमकिन और पूरी तरह प्रोहिबिटिव अमाउंट थी। यंग मैन ने अपने होंठ हल्के से दबाए और मन ही मन सोचा कि एक फर्स्ट क्लास दगर के लिए 100 शायद थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर उसे ये भी लगा कि ये कीमत बिल्कुल बेवजह नहीं है। गाय ने अपना हाथ ढीला छोड़ा। जो वेपन उसकी हथेली के ऊपर हावर कर रहा था उसने उसे छोड़ दिया
और साफ शब्दों में कहा सोल्ड। इसके बाद कई गाइज लिन के पास आ गए। उन्होंने उससे पूछा कि वो इस समय किस लेवल पर है। लिन ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया कि वो लेवल 5 पर है। लेकिन लोग यहीं नहीं रुके। उन्होंने उससे पूछा कि वो किस टीम में है, क्या ये सच है कि उसे SSS रेटिंग मिली है। प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट दूर से ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक ग्रे हेड बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये स्टूडेंट किसी भी टीम में नहीं है। लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी बात काट दी और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसका कहना था कि उसे किसी न किसी टीम में शामिल होना ही पड़ेगा। भीड़ में से किसी ने सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि किसी स्टूडेंट ने बिगिनर डंजन को सिंगल हैंडेडली क्लियर करके SSS रेटिंग पा ली हो। सबको याद था कि इसका में रिक्वायरमेंट ये होता है कि डंजन को सोलो और बिना डैमेज लिए कंप्लीट किया जाए। और अब तो एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उन गाइज में से एक दोस्त ने पूछा कि क्या उन्हें लिन नाइट को और परेशान करना चाहिए। टेच ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला कि ये गाय बस लकी था। उसने कहा कि ये चीटिंग कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा एक लो लेवल प्रीस्ट ही होगा। उसने ये भी जोड़ा कि अगली बार वे उसे सबक सिखाएंगे। उधर एकेडमी के डायरेक्टर ने सब स्टूडेंट्स को बताया कि सारे टेस्ट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। आज से वे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं रहे, बल्कि स्पेशल एबिलिटीज वाले ट्रेनीज बन चुके हैं। लिन सू के साथ खड़ा था। दोनों ध्यान से सुन रहे थे कि 30 दिनों बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम स्टेज आने वाला है, प्रोफेशनल टेस्ट। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भविष्य में वे या तो आम इंसान बनकर लौटेंगे या फिर ऐसे हीरोज बनेंगे जो डीमंस से लड़ेंगे। ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन ने कहा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे 30 दिनों के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। उसने ये भी बताया कि 1 महीने के अंदर उन्हें इनिशियल डंजन्स में जाना होगा और कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा। हमारे हीरो ने मन ही मन सोचा कि प्रोफेशनल टेस्ट शायद टीम के साथ ही देना पड़ेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन में टीम कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अहम क्राइटेरिया माना जाता है। यंग मैन ने मूमू की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसने पहले ही अपनी पार्टनर पहचान ली है। उसे अच्छे से पता था कि उसे उसकी हमेशा ठंडी दिखने वाली इमेज को देखकर जज नहीं करना चाहिए। असल में उसे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत उसी को थी। सिंपल माइंडेड, थोड़ी क्लमजी, लेकिन भरोसा करने वाली और बेहद लॉयल सू अपनी असली नेचर को हमेशा छुपा नहीं पाती थी। हालांकि उसने पावरफुल टैलेंट्स अवेकन कर लिए थे, लेकिन नाइट इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे उसकी प्रोटेक्ट करना ही होगा। उसे फिर से अपनी आंट और अंकल याद आ गए, उनके अरेंजमेंट्स याद आए और उसने तय कर लिया कि वह वैसी ट्रेजेडी दोबारा कभी होने नहीं देगा। इसीलिए उसने लड़की को सुझाव दिया कि आज रात डिनर स्किप कर दें और किसी ज्यादा डेंजरस डंजन में जाए। दोनों यंग लोग एक डंजन में पहुंचे जिसका नाम था स्टोन केव। ये जगह जहरीले स्कॉर्पियंस की बहुत बड़ी संख्या के लिए जानी जाती थी। तभी उनके सामने एक सिस्टम मैसेज आया जहां वे डंजन का डिफिकल्टी लेवल सिलेक्ट कर सकते थे। हमारे हीरो ने ज्यादा देर नहीं सोची, उसने तुरंत डिफिकल्ट लेवल चुना और बटन दबा दिया। लेवल जितना ज्यादा होता है, मॉन्स्टर्स के स्टैट्स उतने ही हाई होते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती है और रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। स्टोन केव में कोई इनिशियल लेवल नहीं था। इस डंजन में सिर्फ मीडियम और डिफिकल्ट लेवल ही मौजूद थे, यानी यहाँ आसान रास्ता था ही नहीं। मूमू ने ये देखकर पूछा कि उसने डिफिकल्ट लेवल ही क्यों चुना। वह समझ गई थी कि भले ही ये इनिशियल डंजन नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। लेकिन लिन ने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो। सू ने जवाब दिया कि उसने ये नहीं कहा कि वह उस पर भरोसा नहीं करती, बस उसे ये लग रहा था कि डंजन से बिना डैमेज बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा और शायद वह उल्टा उसे ही रोक दे। तभी यंग मैन ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और कहा कि इस डंजन का एक पास मेथड है। ये सुनकर लड़की बहुत हैरान हो गई। उसने पूछा कि क्या वह मॉन्स्टर्स से बचते हुए डंजन स्वीप करने की बात कर रहा है। लिन ने बताया कि उसने नोटिस किया है कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स में बदलाव आ चुका है। उसने कहा कि उसने मेन मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़ा गया डेटा ढूंढा, उस डेटा को इंटीग्रेट किया, फिर उसे रिकंस्ट्रक्ट किया और अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ से पास होना पॉसिबल है। सू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ये सब बेहद अमेजिंग लगा। ये ऐसा था जैसे कोई सिर्फ डिडक्शन के जरिए पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट कर दे। उसने मन ही मन सोचा कि वह हमेशा से जानती थी कि नाइट अपनी असली पावर छुपा रहा है। वह बहुत पहले से डंजन टाइप्स और मॉन्स्टर्स का स्टडी कर रहा था, अलग अलग डेटा कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन थियोरेटिकल एग्जाम्स में वह हमेशा मुश्किल से पास होता था और इसी वजह से सब लोग उसे एक कंप्लीट फूल समझते थे। हमारे हीरो ने लड़की की तरफ देखा और पूछा कि वह क्या सोच रही है। फिर उसने हाथ से इशारा किया
और उसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसके गाल अभी भी हल्के से लाल थे। उसने जवाब दिया कि वह आ रही है। मूमू सेंडर को दिल से भरोसा था कि ये गाय आगे चलकर एक हीरो बनेगा और इस दुनिया को बचाएगा। कुछ ही सेकंड्स में दोनों यंग लोग स्टोन केव डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जगह को देखने लगे। सू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन गाय को तुरंत एहसास हो गया कि ये एक वाइल्ड डंजन है और ये पहले वाले डंजन से कहीं ज्यादा डेंजरस है। तभी लिन के सामने एक सिस्टम मैसेज पॉप अप हुआ। उसमें लिखा था कि उनकी टीम में प्लेयर्स कम होने की वजह से उन्हें दूसरे टीम्स के साथ मिलाकर ट्रायल कराया जाएगा। उसने लड़की को बताया कि ये डंजन वाकई ऐसा है जहां अकेले या सिर्फ 2 लोगों में पास करना मुश्किल हो सकता है। फिर नाइट ने आगे कहा कि यहाँ उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स से ही नहीं बल्कि कंपेटिटर्स से भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अचानक दोनों यंग लोग वहीं के वहीं जम गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। राइवल टीम का एक गाय हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। बाकी प्लेयर्स डर के मारे सब कुछ देखते रह गए। गाय ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और चेहरे पर आए खून की बूंदों को पोंछने लगा। उसने मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतने छोटे मॉब्स भी उन्हें उछालकर गिरा सकते हैं। इस डंजन का डेंजर लेवल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई, लेकिन यंग मैन ने बिना देर किए मूमू का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उन्हें यहां से निकलना होगा। उसने सिर घुमाकर लड़की को समझाया कि स्कॉर्पियंस पानी से बहुत डरते हैं और उनकी अटैक रेंज भी बहुत छोटी होती है। उसने जोड़ा कि उसे बस उसके पीछे चलना है और वही करना है जो वह कहे। अगर ऐसा किया तो वह जरूर पॉइजन नहीं होगी। सू ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि वह समझ गई। यंग मैन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने आगे बताया कि स्कॉर्पियंस आवाज के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतना कहते ही उसने अपोनेंट्स पर राउंड अप टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने ज्यादा देर नहीं सोची। तभी मूमू उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या ये उसकी टैलेंट है। उसने कहा कि ये तो SSS रेटेड लग रही है, लेकिन गाय ने तुरंत लड़की को चुप रहने को कहा। उसने समझाया कि इस डंजन को पास करने की में कंडीशन ये है कि उन्हें एक यूनिक रूट लेना होगा और मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना होगा। उन्हें इस डंजन के अंदर एक बग ढूंढना पड़ेगा। लिन ने बताया कि मैप पर एक वाटर बॉडी है जहां पानी से डरने वाले क्रीचर्स इकट्ठा होते हैं। वहां स्प्रिंग वाटर भी है जो इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और जिसे पिया भी जा सकता है। गाय ने ज्यादा देर नहीं की। उसने अचानक जोर से चिल्लाया जंप और बिना रुके खुद कूद गया। लड़की हैरानी में उसे देखती रह गई। मूमू कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसने सामने पानी की तरफ देखा। फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने भी छलांग लगा दी और उसके पीछे कूद गई। लड़की बिल्कुल ठीक थी। वह बाहर निकलकर यंग मैन के पास आ गई जो अपने हाथ में एक पत्थर पकड़े कुछ सोच रहा था। इसी बीच कुछ देर पहले जिन गाइज की लड़ाई हुई थी उनकी तरफ पॉइजनस स्कॉर्पियंस बढ़ते चले आ रहे थे। वे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वे बस हैरानी में खड़े होकर सब कुछ होते हुए देख रहे थे। मॉन्स्टर्स पूरे झुंड के साथ पानी की तरफ आए, लेकिन जैसे ही वे वाटर एज तक पहुंचे वहीं रुक गए। और वहीं उस छोटे से आइलैंड पर लिन, नाइट और सुमू पूरी तरह सेफ खड़े थे। पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग बहुत ही विशाल था। वह बेहद खतरनाक और जहरीला था, खासतौर पर उसका स्टिंग जानलेवा था। हमारे हीरो ने भौहें सिकोड़ी और मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि स्कॉर्पियन पानी से डरता है, लेकिन मॉन्स्टर बस तालाब के पास खड़ा रहा। वह डरावनी आवाजें निकालता रहा, लेकिन पानी के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने स्कॉर्पियन को ध्यान से देखा, म्यूजिक, फिर कहा कि अगर वह खुद आगे नहीं आया तो वह ही आगे बढ़ेगा। और बस कुछ ही सेकंड्स बाद उसने पॉइजनस स्कॉर्पियंस को 1 बाय 1 मारना शुरू कर दिया। वह तब तक मारता रहा जब तक उसे पूरे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल गए। लिन के राइवल्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक प्रीस्ट इतना पावरफुल स्पेल डैमेज दे सकता है। आखिरकार वह और उसकी टीम मिलकर भी एक स्कॉर्पियन को मुश्किल से हरा पा रहे थे। लड़के सामने का नजारा देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सू ने कहा कि वह बाकी बचे मॉन्स्टर्स को संभाल लेगी। उसने बायोमिमिक्री, टीयर स्किल और साथ में आइस स्पेल का इस्तेमाल किया। वह खुद भी हैरान थी कि उसका लेवल इतनी जल्दी बढ़ गया। सिस्टम मैसेज से मूमू को पता चला कि वह अब लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। नाइट ने सिर घुमाकर लड़की की तरफ देखा और कहा कि अब उन्हें पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग से लड़ना होगा। उसने अपनी पार्टनर को बताया कि उनका अपोनेंट
अपने पानी के इन्नेट डर पर काबू पा सकता है। मूमू ने फिर से अपना आइस स्पेल स्किल यूज किया। सिस्टम मैसेज में लिखा आया कि इस स्पेल से सिर्फ 10 स्पेल डैमेज हुआ है। ये देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि मॉन्स्टर की डिफेंस इतनी ज्यादा होगी। वह गलती करने से डरने लगी, लेकिन गाय ने उसे तुरंत रीअश्योर किया। उसने ध्यान से मॉन्स्टर को देखा और बताया कि उसका कोर एब्डमन के दूसरे सेगमेंट में है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी पल स्कॉर्पियन किंग ने उन पर हमला शुरू कर दिया। यंग मैन ने जोर से सू को चिल्लाकर कहा कि वह फलक्रम्स बनाती रहे। उसी समय रेड टेक्निक ने पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग को 150 डैमेज दिया। हमारे हीरो ने तुरंत समझ लिया कि ये मॉन्स्टर सच में बहुत टफ है। मॉन्स्टर ने डैमेज लेने के बाद भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो धीरे धीरे यंगस्टर्स की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी गाय ने कहा कि अब समय आ गया है। उसने बिना देर किए तुरंत आइस स्पेल स्किल अप्लाई कर दी। हमारा हीरो अटैक्स को रोकते हुए ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि अपोनेंट सिर्फ एक खास मूवमेंट पर ही अपना शरीर ऊपर उठाता है और उसी पल उसके पेट के हिस्से में एक वीक स्पॉट दिखाई देता है। उसने खुद को संभाला, सही टाइमिंग का इंतजार किया और सीधे उस वीक पॉइंट पर एक क्रिट स्ट्राइक मार दिया। इस एक वार से पॉइजन स्कॉर्पियन किंग को पूरे 1000 डैमेज का झटका लगा। मूमू ने ये देखकर हैरानी से मुंह खोल दिया और जोर से चिल्लाई, ये तो ऑसम है। उसी पल एक सिस्टम मैसेज सामने आ गया जिसमें लिखा था कि डंजन वॉक थ्रू कंप्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड्स अब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यंग मैन का लेवल बढ़कर लेवल 6 हो गया। इसके साथ ही उसे एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिला और 5 फ्री स्टैट पॉइंट्स भी प्राप्त हुए। गाय और लड़की दोनों सिस्टम मैसेज को ध्यान से पढ़ रहे थे। उसी दौरान दूसरी टीम के प्लेयर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आ गए। वो लोग सीधे घुटनों के बल गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि उन्हें अपने अंदर ले लो, गुस्सा मत होना, वे उसकी सेवा करने को तैयार हैं। लेकिन यंग मैन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस ठंडे स्वर में कहा कि वे अपना मुंह बंद रखें और आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ न बताएं। उसने उन प्लेयर्स को नफरत भरी नजर से देखा और साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने भी जरा सा भी ब्लैब किया तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। टेलीपोर्टेशन स्पेस में पहुंचने के बाद यंग मैन और लड़की ने फैसला किया कि ट्रेजर चेस्ट यहीं खोला जाएगा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वहां उनके अलावा कोई और इसे यूज नहीं कर पाएगा। लिन ने ट्रेजर चेस्ट खोलने का आदेश दिया। चेस्ट खुलते ही सू ने हैरानी से मुंह खोल दिया। उन्हें फिर से 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे। वह इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा चेस्ट से कई आइटम्स बाहर गिरे, एक 2 हैंडेड हंटिंग सॉर्ड, एक आइस शू, एक पॉइजन बबल और एक एमरल्ड रिंग। मूमू पूरी तरह चौंक गई। नाइट ने कहा कि ये तो वाकई इनक्रेडिबल लक है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो रिंग। हालांकि वो सिर्फ सिल्वर ग्रेड की थी। म्यूजिक, लेकिन वो स्किल्स के रिचार्ज टाइम को कम कर देती थी। यंग मैन को अच्छे से पता था कि ऑक्शन में इस रिंग की कीमत लगभग उतनी ही होगी जितनी फ्री स्टैट पॉइंट्स की, यानी इसे बेचकर करीब 1 मिलियन कॉइन्स मिल सकते थे। गाय ने सू से कहा कि पॉइजन बबल बुक मेजेस के लिए होती है और उसे वही ले लेनी चाहिए। सू ने जवाब दिया कि ये एक गोल्ड क्लास पॉइजन बेस्ड बुक है, लेकिन उसने पहले से ही आइस बेस्ट स्किल्स चुन ली हैं। उसने आगे बताया कि एक बार मेज जब किसी स्किल एट्रीब्यूट को चूज कर लेता है तो वह सिर्फ उसी एट्रीब्यूट से जुड़ी स्किल्स ही सीख सकता है। इतना कहते कहते वह अचानक चुप हो गई। उसी पल सू के सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। उसने पढ़ा, हिडन स्किल मास्टर ऑफ द 5 एलिमेंट्स एक्टिवेटेड। 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो चुके थे। ये जानकर सू पूरी तरह हैरान रह गई। वहीं दूसरी तरफ लिन ने शांति से कहा कि मूमू को इस पर और गहराई से काम करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो हो सकता है कि आगे चलकर उसे और भी नए पर्क्स अनलॉक करने का मौका मिले। उसने ये भी जोड़ा कि शायद यही मेजेस की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, जो इस क्लास को बाकी सभी क्लासेस से अलग बनाती है, और यही उनका एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड भी होता है। लड़की हंस पड़ी। उसने कहा कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। फिर उसने लिन से पूछा कि वह अपने 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का क्या करने वाला है। उसने हंसते हुए कहा कि वह ये देखना चाहती है, लेकिन गाय ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया कि शायद उसे उसके मेथड्स पसंद नहीं आएंगे। इधर प्लेयर्स आपस में बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि वे स्कॉर्पियंस से बहुत डरते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मूमू कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है। कई गाइज को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। कुछ ऐसे भी थे जो क्यूरियस थे कि लड़की के साथ खड़ा ये लड़का आखिर कौन है। उन्हें लग रहा था कि वो देखने में कमजोर है,
लेकिन फिर भी हाल ही में एसएसएस लेवल तक पहुंच चुका है। शैडो डैगर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी। तभी अचानक एक पीली स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से वहां आकर रुकी। लोग घबरा गए। इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आने पर सब डर गए थे। कार से बाहर निकलते हुए एक गाय ने कहा कि लेयरो बिल्कुल सही कह रहा था। जिस लड़की की वह बात कर रहा था वो सच में इनक्रेडिबल है। सू ने तुरंत नाइट का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं। लिन ने पूछा कि क्या हुआ। मूमू ने धीरे से कहा कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसने बताया कि ये लड़का अपने रिच फैमिली के दम पर घूमता है, इनसेंट लोगों को लूटता है और उसका शौक है गरीब परिवारों की लड़कियों को परेशान करना। लेकिन तभी वो ब्रूनेट उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि क्या वह सिर्फ एक सेकंड रुक सकती है। उसने अपना नाम बताया। वह हैंग शीन, हैंग कंपनी का एयर था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या ये ब्यूटी उससे मिलना चाहेगी। ये सुनते ही स्टूडेंट्स उसके पीछे आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता था। वह जहां भी जाता वहीं डिस्कशन का सेंटर बन जाता। अचानक बिना किसी वार्निंग के वह गाय एक हाथ से अपना शरीर पकड़कर जोर जोर से कराहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से चिल्लाने और तड़पने लगा। कुछ सेकंड्स बाद हुआन ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं। उसने दांत भींचते हुए अपने सामने खड़े अपोनेंट से पूछा कि उसकी क्लास क्या है। लेकिन लिन ने उसे ध्यान से देखा और शांति से जवाब दिया कि उसने तो कुछ भी नहीं किया और वहां मौजूद हर कोई इसकी गवाही दे सकता है। फिर हमारे हीरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह बस एक रीपर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आस पास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। सब सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या और हुआन जमीन पर क्यों पड़ा है। तभी मूमू को समझ आ गया ये सब नाइट की टैलेंट की वजह से हुआ है। शेरोपंग धीरे धीरे उठने लगा। उसने दांत भींच लिए, अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में गालियां देने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसने भौहें सिकोडी और यंग मैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। एक सेकंड बाद ही वो फिर से जमीन पर पड़ा हुआ था। वो लिन से चिल्लाकर कह रहा था कि डरती तरीके से खेलना बंद करे, जबकि उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि रिवर्स टेक्निक कितनी अजीब और दिलचस्प तरीके से काम करती है। ये सिर्फ डैमेज ही नहीं देती थी बल्कि उसके ऊपर एडिशनल डैमेज भी जोड़ देती थी। लिन ने हुआन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि नतीजा थोड़ा कमजोर निकला, जबकि उसने अपनी आधी पावर भी इस्तेमाल नहीं की थी। शीन गुस्से में चिल्लाया, अगर ये लड़का इतना ही बहादुर है तो नॉर्मल तरीके से फाइट करे। मैं इसे घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगा। लेकिन भीड़ में से किसी आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि नॉर्मल फाइट्स में अवेकेंड पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चश्मा लगाए एक यंग मैन ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि हुआन के पास मोटी स्किन और टॉप नॉच इक्विपमेंट दोनों हैं और यही उसका अपोनेंट है। उसे ये भी पता था कि नाइट ने डंजन को अकेले क्लियर किया है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 5 तक पहुंच चुका है। उसने तुरंत लिन से अपने दोस्त के बदतमीज व्यवहार के लिए माफी मांगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि उसने पहले कभी लिन के बारे में कुछ सुना क्यों नहीं। नाइट ने शांति से जवाब दिया कि वह किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन शेरोविंग इससे सहमत नहीं था। वो जोर से चिल्लाया और जैवी हन से कहा कि हमारे हीरो को सबक सिखाए। लेकिन चश्मा वाला लड़का ज्यादा समझदार निकला। वह नाइट पर हमला करने वाला नहीं था। ये देखकर हुआन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका चेहरा बिगड़ चुका था। गुस्से से उसकी शक्ल इतनी बदल गई थी कि कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी रिच फैमिली का वारिस है। जो ने जल्दी से अपने दोस्त को वहां से हटाना शुरू किया। वह लिन की तरफ मुड़ा और बोला कि अगर हांग आज शांत नहीं हुआ तो आगे भी उसके शांत होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए लिन को सावधान रहना चाहिए। उसने ये भी कहा कि लिन इस महीने एकेडमी न आए और कॉम्पनसेशन के तौर पर उसने एक बैंक कार्ड आगे बढ़ाई। उसने कहा कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वह मदद करने को तैयार है। वो सच में चाहता था कि बात शांति से खत्म हो जाए, लेकिन नाइट ने सब कुछ मना कर दिया। यंग मन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई उसे परेशान नहीं करेगा तो वह भी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि वह देखना चाहता है कि हुआन आगे चलकर उसके साथ क्या करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह मूमू के साथ वहां से निकल गया। चलते हुए वह मन ही मन सोच रहा था कि उसकी एबिलिटी कितनी शानदार है और आगे चलकर वह इसके साथ क्या क्या कर सकता है। लिन ने बाद में स्टोन केव डंजन को क्लियर करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी ऑनलाइन पोस्ट कर दी। सू ने उससे थोड़ी चिंता के साथ पूछा कि क्या वह इसे अपनी मनचाही कीमत पर बेच पाएगा। गाय ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कोई भी मना नहीं करेगा।
और उसी समय एक टीम के प्लेयर्स स्टोन केव के अंदर फंसे हुए थे। उनकी हालत बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे स्ट्रैटेजी खरीदेंगे और हर चीज को खुद वेरीफाई करेंगे।